हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल न्यू लाइफ केमिस्ट्री क्लासेस में। तो आज हम एक नए चैप्टर का शुभारंभ करेंगे और पिछले वीडियो में आपको जो पहला चैप्टर था उसके बारे में आपको बताया गया, जो उसके बेसिक टर्म्स थे वो समझा दिए गए थे आपको। अब हम लोग डिस्कस करेंगे आज यहाँ पे एक अगले चैप्टर्स की परमाणु की संरचना के बारे में। चैप्टर का नाम क्या बताया जा रहा है? परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो परमाणु की संरचना, सबसे पहले हमें ये जानना है कि संरचना क्या होती है, दैट मीन्स उसकी बनावट क्या है। किसकी बनावट की बात करेंगे हम? परमाणु की ना। संरचना का मतलब ये हुआ कि उसकी बनावट कैसी है, और यहां बनावट से तात्पर्य ये हुआ कि भाई वो किन किन पदार्थों से मिलके बना है, पहली चीज। दूसरी ये कि उनमें क्या चीजें किसके इंटर में रहती हैं, कहाँ वो प्रवेश करती हैं, उसके बारे में। और इसके साथ जो परमाणु की स्ट्रक्चर्स हम बनाएंगे कैसे, ये चीजें हमको क्लियर करनी है। ठीक, तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहता हूं कि वीडियो को सभी लोग अंत तक देखें। वीडियो में जो भी कुछ आपको त्रुटियां दिखें टॉपिक से संबंधित या कुछ और भी ऐसी हो, आप उसे कमेंट बॉक्स में बताएं, और जो भी क्वेश्चंस आपको दिए जाएं उसका आंसर सभी लोग करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे परमाणु की। परमाणु क्या होती है इसके बारे में हमने पहले आपको इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया हुआ है, तो आप यहाँ एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लीजिए। परमाणु द्रव्य का अत्यंत सूक्ष्मतम कण होता है। परमाणु द्रव्य का अत्यंत सूक्ष्मतम कण होता है जो मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणु द्रव्य का अत्यंत सूक्ष्मतम कण होता है जो मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता है, परंतु रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है। ठीक, आप इसे ऐसे भी बता सकते हैं कि परमाणु वो होते हैं जिनसे अणु का निर्माण होता है। परमाणु वो होते हैं जिनसे अणु का निर्माण होता है। तो लेकिन ये जो डिफिनेशन इसकी परफेक्ट नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये परमाणु का एक गुण हो गया ना भाई, क्योंकि परमाणु से मिलकर ही तो अणु बनते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ? परमाणु द्रव्य का एक सूक्ष्मतम कण होता है जो मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता है, परंतु रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है। इतनी बात आई समझ में आपको? फिर इसके बाद सबसे छोटे, अगर हम परमाणु की त्रिज्या की बात करें आपसे, तो सबसे छोटे परमाणु की जो बात हो यहाँ पे वो हाइड्रोजन की है। कौन है? हाइड्रोजन है। सबसे छोटा परमाणु जो होता है वो किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है, और उसकी जो त्रिज्या है वो 0.2 एंगस्ट्रॉम। नोट करिएगा इसको, 0.2 एंगस्ट्रॉम है ना। तो 0.2 एंगस्ट्रॉम आपको यहां बताया जा रहा है। और जो अन्य परमाणु होते हैं, जो अन्य परमाणु होते हैं उनकी त्रिज्या इससे ज्यादा होती है, मतलब वो 0.7 एंगस्ट्रॉम से स्टार्ट होती है। सबसे छोटी जो आपको बताई जा रही है वो कौन सी बताई जा रही है? 0.2 एंगस्ट्रॉम, जो भी किसका होता है? हाइड्रोजन। यानी कि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक की त्रिज्या की अगर हम बात करते हैं, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या की अगर हम बात करते हैं तो कितनी होती है? 0.2 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है ना। और यहां पर जो बताया उसके अदर जो होंगी, उससे अदर जो आपको बताई जाती हैं वो कितनी? 0.7 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 2.48 एंगस्ट्रॉम, 2.48 एंगस्ट्रॉम होता है। क्लियर है। तो ये हाइड्रोजन की बताई जा रही है, और ये अदर 2.48 एंगस्ट्रॉम। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है आपको? अब इसके बाद जो आगे कहा जाता है कि इनके जो एटॉमिक वेट होते हैं, जो इनके परमाणु का द्रव्यमान होता है वो कितना होता है। तो सबसे हल्के परमाणु की अगर हम आपसे बात करें, सबसे हल्के परमाणु की बात करें तो वह हाइड्रोजन होता है। यानी सबसे हल्का परमाणु जो है वो
हाइड्रोजन होता है जिसका परमाणु द्रव्यमान 1.008 AMU के केस में बताया जाता है। सबसे छोटा परमाणु आपका हाइड्रोजन बताया गया, उसकी सबसे कम त्रिज्या जो परमाणु में होती है वो हाइड्रोजन की होती है, जो 0.28 एंगस्ट्रॉम आप बोल सकते हैं, कहीं 0.2 ही लिखा रहता है, तो 0.28 एंगस्ट्रॉम भी लिखा मिल सकता है आपको, तो वो उसकी त्रिज्या थी, ये उसका द्रव्यमान है। ठीक, बाकी अदर जो होंगे उनका द्रव्यमान कुछ आगे होता है। अब जो आती शब्द यहाँ पे AMU, इसका मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। ठीक, तो परमाणु द्रव्यमान इकाई की जो वैल्यू यहां बताई जाती है वो 1.67 इंटू 10 टू पावर 24 माइनस 24, 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 24, ये इतना होता है। ठीक है, समझ में आई बात यहां तक। अब ये तो हो गए परमाणु के बारे में जो सबसे छोटे थे और जो अदर आपके एटम्स हैं उनके बारे में। अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि परमाणु के जो मौलिक कण है, जो मूल कण है, मतलब वो किससे मिलकर बने होते हैं, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में, लेकिन यहां एक बार फिर से उसको रिवाइज करते हैं। तो इसके अंतर्गत जो आप देखेंगे वो देखिए क्या है, जैसे परमाणु की जो मूल कण है उनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मतलब जो मौलिक कण के रूप में, मूल कण के रूप में अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आप इन तीनों का नाम बताते हैं। ठीक, अब ये कहा जाता है क्या इसके अलावा भी कोई कण विद्यमान होता है, तो हाँ, वो कौन कौन से कण होते हैं, वो अस्थायी कण होते हैं जिनमें पॉजिट्रॉन, मेसान, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ये सभी कण उपस्थित होते हैं। क्या कहा मैंने आपसे कि भाई मौलिक कण के अतिरिक्त क्या कोई अन्य कण भी उसमें विद्यमान होता है, तो हाँ, वो कौन से कण होते हैं, अस्थायी कण होते हैं। नाम क्या बताया आपने उसका, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसान और पॉजिट्रॉन। ठीक, समझ में आ रही बात। अब देखिए मेसान जो कण होता है, मेसान जो कण होता है उसके खोज करता है युकावा। कौन है, युकावा। मैं इसके नाम लिख नहीं रहा हूं, आपको ध्यान से सुनना है, आ जाए तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा सब लोग। क्या बताया, मेसान कण की खोजकर्ता जो है वो कौन है, युकावा। और जो पॉजिट्रॉन की है वो एंडरसन। पॉजिट्रॉन की खोजकर्ता कौन है, एंडरसन है। और इसकी जो बताई गई वो कौन, युकावा। युकावा ने किसकी खोज की थी, मेसान की। अब आइए इनकी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो केस है आपका, इसमें अगर हम आपसे कहें तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश, पहले इसके आवेश की बात करते हैं सभी पर, फिर इनके द्रव्यमान की, फिर इनके खोजकर्ता की। ठीक, तो देखिए आवेश, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, मतलब सिर्फ आवेश पूछा कितना होता है ना, तो उसका मान बताना मुझे, लेकिन कौन सा आवेश होता है ये बताना है अगर, तो इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश, ऋण आवेश, जिसको नेगेटिव बोलते हो। प्रोटॉन पे होता है धन आवेश। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश। ठीक, और न्यूट्रॉन आवेश विहीन, मतलब शून्य आवेश। ठीक, अब कितना कितना आवेश होता है ये हमें देखना है। तो भाई इसका माइनस मैं लिख रहा हूं 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम के रूप में। ठीक, 1.6 माइनस 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम के रूप में। इस पर भी सेम चार्ज होता है, 1.6 प्लस के साथ माइनस 10 की घात माइनस 19, इसका भी कूलाम में, और इस पर कोई आवेश नहीं। ठीक, ये चीज समझ में आए। अब इनके द्रव्यमान की अगर चर्चा करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 गुणे 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। दूसरा जो प्रोटॉन का होता है वो 1.6726 गुणे 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। और यहां पर 1.67
50 गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम होता है। ठीक, ये इनके द्रव्यमान है, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ये द्रव्यमान है। फिर आगे अगर हम बात करते हैं इनके खोजकर्ता की, तो एक सेंटेंस आप सभी को पता ही है, ईटा पर नाचे। ठीक, तो ईटा पर नाचे, इसका सेंटेंस समझ लीजिए पहले क्या होता है। ई का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन, और टा का मतलब हो गया टॉमसन। चूंकि कुछ लोग थॉमसन को टॉमसन नहीं पढ़ते हैं, THOMSON, थॉमसन या टॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने, इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन इसका मतलब हुआ, और इसका टॉमसन ना, इसका है प्रोटॉन, और ये रदरफोर्ड, और ये होगा न्यूट्रॉन, उसकी ये चैडविक। समझ रहे हैं ना सब लोग। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, टॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने। यहां तक बात आपको समझ में आ गई। अब आप ये खोजकर्ता में नाम लिख सकते हैं, यहां JJ थॉमसन या टॉमसन, कुछ भी लिखा है समझ लीजिए। इसका रदरफोर्ड, इसमें गोल्ड स्टीन भी कहेंगे, देखने को मिलता है। तो गोल्ड स्टीन कहा जाए कि उन्होंने ही इसको खोजा था, लेकिन उनके पास कुछ अभाव होने के कारण से वो इसको अपने नाम से कहा जाए कि अपने नाम इसको दर्ज नहीं करवा पाए। और इसमें योगदान किसका मिल गया, रदरफोर्ड का। तो गोल्ड स्टीन भी कहीं मिलता है, आप दोनों को अगर देखिएगा जैसे होगा उस तरह से आप टिक करेंगे। और इसका है चैडविक, जेम्स चैडविक, है ना। तो सबके आप आवेश जान गए, सबके द्रव्यमान जान गए, और सबके खोजकर्ता जान गए यहाँ पे। ठीक, इतनी बातों को आप नोट करिए, पहले एक बार स्क्रीनशॉट से ले लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं। हो गया, सबने नोट कर लिया। चलिए अब देखिए, ये चीजें तो आपको मिल गई। अब बात आती है इसमें कि जैसे हम किसी परमाणु की अगर संरचना बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि नाभिक क्या होता है। क्योंकि मैं इसको भी बता चुका हूं पिछले वीडियो में। आप लोग अगर जो नहीं देखे हैं वो वीडियो जाके देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज इसके प्ले लिस्ट में। ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब किए होंगे अगर, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता ही होगा। और इसके मतलब इस क्लास की जितने भी वीडियोज हैं उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। तो हम आपसे बात कर रहे थे कि नाभिक, क्योंकि जब भी हम स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन की बात करें, संरचना की बात करें, तो उसके लिए हमें क्या होता है, उसके न्यूक्लियस के बारे में पता होना चाहिए। तो न्यूक्लियस क्या होता है, चलिए ये जान लीजिए आप। न्यूक्लियस इसको हटा देते हैं। अगर कुछ इसमें कहीं दिक्कत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको फिर से बता दूंगा। हाँ देखिए, आप यहाँ पे मैं बात कर रहा था नाभिक की। तो नाभिक से सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, न्यूक्लियस कि नाभिक के खोजकर्ता कौन है, नाभिक के खोजकर्ता कौन है। तो इसका श्रेय जो दिया जाता है वो रदरफोर्ड को दिया जाता है। आगे मैं इसको पढ़ाऊंगा भी। तो नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। इनके दो शिष्य थे, एक थे गीगर और दूसरे थे मार्सडेन, गीगर और मार्सडेन। तो रदरफोर्ड के निर्देशन में यही दोनों लोग क्या किए थे, नाभिक की खोज किए होते हैं। तो इसमें नाभिक जो है वो क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं इसकी डिफिनीशन। इसकी डिफिनीशन ये होती है कि किसी परमाणु का लगभग कुल द्रव्यमान, किसी परमाणु का लगभग कुल द्रव्यमान और धनावेश, किसी परमाणु का लगभग
कुल धनावेश और द्रव्यमान उसके केंद्र में सूक्ष्म आयतन में निहित होता है। किसी परमाणु का कुल द्रव्यमान और धनावेश उसके सूक्ष्म आयतन में, उसके केंद्र के सूक्ष्म आयतन में निहित होता है। परमाणु के इस सूक्ष्मतम भाग को ही उसका नाभिक कहते हैं। सुना आपने क्या कहा मैंने कि किसी परमाणु का लगभग कुल द्रव्यमान और धनावेश उसके केंद्र में एक सूक्ष्म आयतन में निहित होता है, जिसे उस परमाणु का क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। नाभिक जो होता है वो धनावेशित होता है। नाभिक में जो उपस्थित मौलिक कण होते हैं उनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो रहता है वो नाभिक के बाहर स्थित होते हैं। ठीक, अब नाभिक आप जान गए, नाभिक में कौन कौन से अर्थात नाभिक का संगठन आप जान गए कि कौन कौन से घटक रहते हैं। तो अब जब आप परमाणु की संरचना बनाते हैं, तो जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के रूप में बताऊं, मैंने किसी एटम को लिया, उसका ये नाभिक बनाया। ठीक, अब इसके बाद उसमें देखा कि कितने कोष हैं। ये देखिए, ये कोष है उसके, कि ये बताती हैं कि किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं। किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं उनका निर्धारण करवाती हैं। ठीक, तो मतलब हमें यहां पर कोष के पहले ये पता होना चाहिए कोष में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ना। तो हम देखिए इसकी संरचना आपको बना के दिखाएंगे, बस थोड़ी सी हम कुछ एलिमेंट्स के, कुछ ऐसे जो प्रमुख एलिमेंट्स हैं जो भी हमें जानना जरूरी है उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, तो एक बार उनको रफली देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर्स को आपको बता रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे पहले कौन कौन से एटम्स होंगे, तो चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किसी भी परमाणु में वो 2n² के अनुसार भरे जाते हैं। 2n² के अनुसार भरे जाते हैं, जहां n कोषों की संख्या, जिसको आप कक्षों की संख्या कहते हैं। कोष मीन्स कक्ष, वहां पर ऑर्बिट। तो अब आप देखिए इससे प्रथम कोष की अगर हम आपसे बात करें तो इनमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। प्रथम कोष में अधिकतम कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। फिर अगर हम दूसरे कोष की बात करें तो उसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरे कोष में अधिकतम कितने? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तीसरे कोष की अगर हम बात करें तो वहां अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन्स। आप रख के चेक कर सकते हैं। n का मान 3 रखिए, 3 का स्क्वायर 9 आया, 9 दूना 18। 2 रखिए, 2 का स्क्वायर 4 आया, 4 दूना 8। 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 आएगा। तो क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि भाई जो प्रथम कोष है, द्वितीय कोष है, तृतीय कोष है, इनमें क्रम से 2, 8, 18 के हिसाब से आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अब बात ये आती है कि हम इलेक्ट्रॉन को जब फिल करेंगे तो उसमें क्या चीजें हमको ध्यान देनी होती है। ये ध्यान रहे कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोष में, जो सबसे आखिरी वाला कोष होता है उसको बाह्यतम कोष कहेंगे आप, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोष में उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोष में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए। बात समझ में आ रही सबको? तो जब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसमें नहीं होंगे, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसमें नहीं होंगे, यानी कि सपोज करिए अगर किसी वाले कक्षा में आपने क्या कहते हैं 18 इलेक्ट्रॉन भरने चाहे, तो 18 इलेक्ट्रॉन वहां पे अगर वो अंतिम कोष बन रहा है तो वहां हम नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि भाई 8 से ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन रहेंगे नहीं ना। तो अब उसके बाद यानी कि जहां पे आप 18 भरना चाहते हैं, जहां पे उसकी कैपेसिटी है, उसके बाद वाले कोष में कम से कम 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो आप उसमें 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। मतलब जहां 18 आप भरना चाह रहे हैं उसके आगे वाले इलेक्ट्रॉन में, उसके आगे वाले कोष में कम से कम 1 या 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाए। ठीक, आइए देखते हैं कुछ। मैं यहाँ पे एलिमेंट्स का यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा हूं जो आपको ध्यान से देखना है और खुद करके उसका है ना स्क्रीनशॉट वीडियो में, मतलब वीडियो के आप जो नीचे कमेंट बॉक्स होगा उसमें बताएगा। अदरवाइज जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिए गए हैं विद्यालय वाले, या हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स हैं।
वैसे आर्टिकल सभी बच्चे जानते भी होंगे। पहला हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, तीसरा लिथियम, चौथा बेरिलियम, फिर बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान। ठीक दिख रहा ना सबको? ये है 1 से 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखिए इसमें जो ये क्रमांक होता है ये इलेक्ट्रॉन की संख्या को बताता है। किसकी संख्या को बताता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या को बताता है। तो जब इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है, हमने आपसे कहा कि पहले वाले कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? एक हो सकते हैं। पहले वाले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक है, तो इसलिए पहले वाले कोष में ही जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हो गया 1। ठीक, फिर आगे हीलियम में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो भाई 2 पहले वाले में ही जाएगा। समझ रहे ना? अब यहां देखिए, यहां समझना 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 में पहले वाले में 3 हम भर नहीं सकते ना, कि भर सकते हैं? नहीं भर सकते। क्यों? क्योंकि आपने कहा ना कि पहले वाले कोष में अधिकतम 2 ही जाएंगे। तो भाई जब पहला वाला कोष भर गया, 2 भर दिया हमने, अब जो बचा वो अगले वाले कोष में 1। समझे ना सब लोग? फिर अब देखिए ऐसे 2, 2, क्योंकि अब इसमें 8 तक जा सकता है ना, तो भरते चले। ऐसे कहीं दिक्कत हो तो सब लोग बताएंगे। 2, 5, 2, 6 ऑक्सीजन का, 2, 7 फ्लोरीन का और 2, 8 नियान का। ठीक, यहां तक आ गया। अब इसके बाद देखिए फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन और इसके बाद पोटेशियम, फिर कैल्शियम ना। तो आप देखिए यहां पे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, मतलब कि 11 से 20 तक का। अब आप देखिए यहां पे मैं 11 का करता हूं। पहले वाले में कितना कहा आपसे? 2 कहा। दूसरे वाले में कितना कहा? 8। अधिकतम 8 जाएगा ना। अब जो बचे वो तीसरे में भेजे, ये तो कहा आपने ना। तो अब देखिए 2, 8 1 हो गया। फिर इसमें 2, 8, 2, फिर 2, 8, 3, 2, 8, 4, चूंकि इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स है इसलिए 4 भर रहे हैं आप। 2, 8, 5, फिर 2, 8, 6, 2, 8, 7, 2, 8, 8, 2, 8। अब देखो अगर मैं यहां 9 भर दूं तो जो मेरा कॉन्सेप्ट था क्या कि भाई इसमें ये कहा गया कि जो बाह्यतम कोष होते हैं उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। देखिए यहां तो हो जा रहा है, इसलिए विन्यास मेरा गलत है। तो क्या करूंगा यहाँ पे? यहां मैंने 8 भरा, इसके बाद वाले में 1, क्योंकि कहा ना इसके आगे वाले में कम से कम 1 या 2 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए तब तक नहीं भर सकते यहाँ पे। फिर देखिए 2, 8, 8, 2। ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि सर यहां पर आपने कहा कम से कम 1 या 2, तो हम 1 ही रख दें, यहां 9 कर देते। तो देखिए जो कक्षक होते हैं, जब इसको कक्षक में हम आगे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं, अगर वहां पर वो अपने अस्थायित्व को बना लेता है, भाई एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो वहां पर अगर 1 भरा तभी कुछ कम अस्थायी होगा, जब दोनों भर जाएंगे तो पूर्ण रूप से अस्थायी हो जाएगा। इस कारण से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए। तो आप एक बार इसको देख लीजिए अच्छे से, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें आप बढ़िया से, फिर हम इसकी अगले वीडियो में आपको बताएंगे इसकी संरचना कैसे बनेगी और कैसे उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आप फिल करेंगे। आप सभी लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा मुझे कि इसमें क्या चीज आपको समझ में नहीं आई, क्या चीजें समझ में आई। ठीक। और अगर आप लोग सभी वीडियो को देख रहे हैं, जो भी हमारे नए व्यूअर्स होंगे हमारे इस संस्था में, मतलब कि हमारे विद्यालय श्री शिव बाबा विश्वनाथ शिक्षण संस्थान में जो नए विद्यार्थी आए हुए हैं, उनसे ये कहा जाता है कि अगर कुछ भी उनको लगता है कि केमिस्ट्री में कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो अच्छे से समझ में नहीं आ रहे हैं, उनको आप बताएं। और जो भी आपकी प्रक्रिया हमारे इस टॉपिक पे हो, आप उसको बताइए, कुछ संशोधन करने के लिए, कुछ और आप जोड़ने के लिए, तो आप बताइए, मैं उसमें जल्द से जल्द इम्प्रूव करने का प्रयास करूंगा। तो आज की इस वीडियो में मैं इतना ही रख रहा हूं, इतना सभी लोग रिवाइज करेंगे और जो जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं उसे सब लोग लिख करके अच्छे से
उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे, जो आपको स्कूल द्वारा प्रोवाइड किया गया है या फिर जो आप पर्सनल इस पे कर सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं आप सभी